नमस्कार साथियों। वो घड़ी आ गई जिसका आप सभी लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हम में से कई विद्यार्थी एक साल से, हम में से कुछ साथी एक साल से भी अधिक समय से जिसको लक्ष्य करके अपनी तैयारी कर रहे थे। सेकंड ग्रेड गणित विषय की परीक्षा आ चुकी है और आप सभी को मेरी ओर से इस परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इस परीक्षा की जैसे ही घड़ी आई, जो हम लोग उत्साहित विद्यार्थी थे और उनके भी कमेंट मेरे पास में आने शुरू हुए कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है अब ऐसा लगता है कि भी सब चीज़ें हम लोग भूल रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, घबराहट बढ़ गई है, इस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो अपनी बात शुरुआत करता हूँ उसके पहले एक छोटी सी एक कहानी की बात के माध्यम से आगे बढ़ूंगा। एक नगर के एक चौराहे पर कुछ व्यक्तियों की टोली तमाशा दिखा रही थी, करतब दिखा रहे थे। आप लोगों ने भी देखे होंगे, सर्कस के अंदर करतब देखे हैं। और वहाँ जो करतब था उस प्रकार से करतब चल रहे थे कि भी बांस लगा हुआ था और उन टोलियों का सरदार, यानी टोली के अंदर जो करतब दिखाने वालों का एक अच्छा करतब जो करने वाला व्यक्ति, वो उस पतले बांस के ऊपर चढ़ रहा था। दो बांस लगे हुए थे, उनके बीच में रस्सी बंधी हुई थी, उस बंधी हुई रस्सी के ऊपर वह चल रहा था, है ना। चारों ओर बड़ा उत्साह का वातावरण था, जोर जोर से तालियां बज रही थी, उत्साहवर्धन करने के लिए हुटिंग भी हो रही थी, ढोल भी बज रहे थे और इस का तमाशा भी चल रहा था। यानी कि एक मंजिल से दूसरी मंजिल के ऊपर रस्सी बांध करके हिलते डुलते हुए चढ़ जाना, पतले पतले बांस के ऊपर चढ़ना, तरह तरह की उछाल कूद उसके द्वारा कर लेना। और उस भीड़ के अंदर डाकुओं का सरदार और डाकुओं की टोली भी खड़ी थी, उस तमाशे को देख रही थी। और डाकुओं के सरदार के दिमाग में आया कि ये जो करतब करने वाला व्यक्ति है ये तो हमारे बड़े काम का है, हम बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी मशक्कत करते हैं, बड़ी बड़ी हवेलियों के दरवाजे हमसे नहीं खुलते हैं, और अगर ये हमारी टोली के अंदर शामिल हो जाता है तो ये भी हमारे लिए काम का रहेगा कि अंदर जाकर के दरवाजा खोल देगा और हम लोग जो हैं उस हवेली के मालिक को हम लोग लूट सकते हैं, माल को ले जा सकते हैं। और ऐसा सोच करके उसने इशारा किया और उस अच्छे करतब दिखाने वाले व्यक्ति को डाकुओं की टोली लूट करके अपने साथ में उठा करके ले गई और रात को ले जाकर के नगर सेठ की हवेली के बाहर उसको खड़ा किया और कहा कि भाई ये हवेली है, 2 मंजिल ऊंची है, क्या आप इसके ऊपर चढ़ जाओगे? उसने कहा हाँ बिल्कुल चढ़ जाऊंगा। कि चढ़ जा और अंदर से दरवाज़ा खोल देना, उसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा और हम लोग अपना काम कर लेंगे। उसने कहा ठीक है। फिर वो हिला ही नहीं। उसको फिर कहा कि अरे तूने सुना नहीं, तेरे को क्या कहा है कि इस हवेली के ऊपर चढ़ और दरवाज़ा खोल। फिर उसने कहा ठीक है खोलता हूँ। फिर तीसरी बार कहा अरे तेरी मौत आई है क्या, क्यों नहीं चढ़ रहा है, क्यों नहीं हिल रहा है यहाँ से, अगर तू नहीं हिलेगा तो तेरे को मार दिया जाएगा। तो उसने कहा हजूर माई बाप चढ़ तो जाऊं लेकिन पहले ढोल तो बजवाओ, है ना, तालियां तो बजवाओ, तो उसके बाद में मैं चढ़ूंगा। इसका मतलब ध्यान दीजिए, इस कहानी से जो हमको सीखने और की जो शिक्षा हमको मिलनी चाहिए कि भाई सामर्थ्य किसमें था, है ना। सामर्थ्य था उस व्यक्ति विशेष में कि जो पतले पतले बांस पर चढ़ सकता है, जो हवेली के ऊपर चढ़ सकता है, जो पतली रस्सी के ऊपर चल सकता है। लेकिन उसने अपने सामर्थ्य को किसके साथ में उसको संबंध कर दिया कि जब तक ढोल नहीं बजेंगे, जब तक तालियां नहीं बजेगी, मेरा पांव नहीं उठेगा, मैं चल नहीं पाऊंगा। और ठीक ठीक आज आपकी स्थिति जो कमेंट कर रहे हैं उनकी स्थिति वही है। तो आप अपने आप की क्षमताओं को पहचानें, आप निराशा अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, ठीक है ना। आप जो जैसे हम लोगों ने देखा है, सुना है कि भाई जो महावीर हनुमान जी भी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, लेकिन जो शक्तियां उनमें थी हनुमान जी के अंदर, उन शक्तियों को जागृत करने के लिए जामवंत को आगे आना पड़ा और जामवंत को उनको उनकी शक्तियों का भान करना पड़ा। तो ठीक ठीक मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने मन के जामवंत को जगाएं और अपने मन की बात सुने और जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर पूरी तरह से आप विश्वास करें, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो पूरी ईमानदारी से, जब पूरे 1 साल आपने तैयारी की है, 1 साल से अधिक समय अगर आपने दिया है, तो जो लक्ष्य आपने तय किया था उस लक्ष्य को भेदने का जब समय आया है तो हमको पीछे पलट करके नहीं देखना है। हम लोगों को केवल लक्ष्य के ऊपर केंद्रित अपना ध्यान करना है और उस लक्ष्य को कैसे अचीव कर सकते हैं उसके ऊपर आपका फोकस करना है। और वो अब घड़ी बहुत दूर नहीं है। देखिए, रण के अंदर अंतिम विजेता वही है जो रण के समय अपने आप पर संतुलन बनाए रख सकता है। अगर आपने अपना आत्मविश्वास डगा दिया, डगमग कर दिया, अपने आत्मविश्वास को भूल गए आप, तो आप परीक्षा में जाने से पहले परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, ऐसी स्थिति बन जाएगी। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि आप में पूरा सामर्थ्य है और आप अपने सामर्थ्य का समझें, उसको प्रयोग करें और परीक्षा के अंदर बहुत आराम से आत्मविश्वास बनाते हुए, चिंताओं को त्यागते हुए आप परीक्षा भवन के अंदर प्रवेश करें।
देखिए ऐसी संभावनाएं होगी, मैं भी अगर परीक्षा देने जाऊंगा तो मेरे साथ में भी होगा कि परीक्षा में सब सवाल नहीं आते हैं हम लोगों को, ये बात ध्यान करना। मैं भी परीक्षा में बैठूंगा तो मुझे भी सारे सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा तो आपके साथी को भी नहीं आ रहा है, और आपके साथी के साथी को भी वो प्रश्न नहीं आ रहा है। इस भाव के साथ में जब आप जाएंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे कि जो मुझे आ रहा है उतना मैं निश्चित रूप से इसके अंदर करने वाला हूं। हो सकता है परीक्षा का प्रश्न पत्र आए, पहला प्रश्न मुझे नहीं आए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले की जगह दूसरे का इंतजार करें, दूसरा प्रश्न आप पढ़ें, वो भी नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी केवल और केवल उन परीक्षा के जो 2.5 घंटे का समय है, उस 2.5 घंटे के समय को जो मैनेज कर लेगा, हमारा सिलेक्शन उस विद्यार्थी का हो जाएगा। और जो 2.5 घंटे अगर मैनेज नहीं कर पाया तो इसका मतलब जो घबरा गया, तो दूसरों के लिए परीक्षा 2.5 घंटे की होगी, लेकिन आपके लिए परीक्षा वो 2 घंटे की होगी, 2.25 घंटे की होगी। 10 से 15 मिनट आपको अपने आप को बैलेंस करने में लग जाएगा। तो इसलिए आप तनाव मुक्त हो जाएं, आत्मविश्वास से अपने आप को भर लें, और जो आपका लक्ष्य था, जिसके लिए आप तैयारी लगातार कर रहे थे, और जब वो लक्ष्य सामने है तो घबराहट हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं, जैसे कई विद्यार्थियों के कमेंट्स आते हैं कि कितने प्रश्न करना हमारे लिए सही रहेगा, तो ध्यान दीजिए सर, तो जो मैं बात कर रहा हूं कि हो सकता है कि भाई आपने जो तैयारी की, और जैसा कि हम लोग जानते हैं गणित विषय के अंदर 150 प्रश्नों को 150 मिनट में हल करना लगभग असंभव सी स्थिति है। लेकिन जब आप प्रश्न पत्र को देखेंगे, और आपने देखा होगा पिछली परीक्षाओं के एग्जाम्पल्स को भी लिया होगा आपने, उन पेपर्स को भी आपने तैयार किया होगा, टेस्ट सीरीज भी आप लोग लगातार दे रहे हैं, है ना, कई टेस्ट सीरीज है ना, आप लोगों ने 2 से 3 टेस्ट सीरीज भी आपने ज्वाइन कर ली होगी, 10 से 15 टेस्ट भी अगर आपने देखा होगा, अपने आप को आपने भली भांति एनालिसिस कर लिया होगा। और जैसा कि मैं सोचता हूं कि भाई हमारे पास में परीक्षा के अंदर 30 प्रश्न तो ऐसे हो सकते हैं सर, है ना, जिनको 30 मिनट के अंदर हल किया जा सकता है। जो प्रश्न बहुत आसान से होंगे, ठीक है, जिसके अंदर बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं होगी, शॉर्ट ट्रिक्स होगी, जो सीधे सीधे अपने थ्योरम्स के ऊपर बेस होने वाले होंगे, या कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो पढ़ते हुए जिनके रिजल्ट्स आपके दिमाग के अंदर, है ना, अटूट रूप से आपके दिमाग के साथ में वो स्थायी रूप से जुड़ चुके होंगे, जिसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। टीचिंग मेथड्स के वो प्रश्न हो सकते हैं, गणित के अंदर जो कुछ प्रश्न, है ना, जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर है, कुछ थ्योरम्स के ऊपर बेस है, ऐसे प्रश्न संभव हैं, और निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में होने वाले हैं। तो 30 मिनट के अंदर हम लोग 30 प्रश्न उस प्रकार के कर सकते हैं, ये बात ध्यान करें। और इसके बाद बचे हुए, अगर मान लिया मैं बात कर रहा हूं 120 मिनट, तो क्या हम 2 मिनट के हिसाब से क्या 60 प्रश्न हम लोग हल करने की स्थिति में नहीं है क्या? भाई निश्चित रूप से 2 मिनट के अंदर एक प्रश्न हम लोग कर सकते हैं सर, ठीक है। तो 2 मिनट में एक प्रश्न का एवरेज रखते हुए 60 प्रश्न 120 मिनट के अंदर, और 30 मिनट के अंदर 1 मिनट में एक प्रश्न करते हुए 30 प्रश्न हमारे द्वारा किए जा सकते हैं। यानी कि अगर आप थोड़ा सा गंभीरता के साथ में प्रयास करें तो 90 प्रश्न आप उसको अटेंड करने की स्थिति में रहने वाले हैं सर। ये आप निश्चित रूप से अपने ऊपर फोकस कर लें। और 90 प्रश्नों के अलावा भी हो सकता है, अगर स्पीड अच्छी है तो 90 से 95 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद छोड़ करके आप जाएं कि भी 150 में से 150 प्रश्न मैं वहां पर कर लूंगा, ठीक है। तो अगर आप इस प्रकार से प्लानिंग करेंगे और ये पहले से दिमाग में तय रहेगा कि भाई मुझे इस प्रश्न को इतनों को सही करना ही करना है, तो जैसा कि मैं सोचता हूं कि अगर आप अपनी परीक्षा के अंदर 75 प्रश्नों को अगर सही कर लेते हैं, देखिए शर्त ये है कि सही सही करना, तो 75 प्रश्न सही करने पर आप अच्छी पोजीशन के अंदर हैं, ठीक है। 75 से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अगर आपने 80 प्रश्नों को सही कर लिया, और इसमें कोशिश करें कि हम लोग नेगेटिव मार्किंग वाले प्रश्नों को अटेंड नहीं करें, यानी जिसके बारे में हमारी जानकारी नहीं है उन प्रश्नों को बिल्कुल भी नहीं करें। 80 प्रश्न हल करने पर आप बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर रहने वाले हैं। 85 प्रश्न और 85 से ऊपर प्रश्न करने का मतलब है लगभग आपका सिलेक्शन की पोजीशन, वैसे सिलेक्शन की पोजीशन तो आपके 75-80 प्रश्नों के ऊपर ही बन जाएगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छी मेरिट के साथ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप उस टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तो दूसरी बात, कई विद्यार्थियों के दिमाग में आता है कि क्या सर हम लोगों को यहाँ पर कुछ प्रश्नों को गैस कर लेना चाहिए क्या? देखिए, अगर आपको लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ से जा रहा है, ठीक है ना, या भाई आपको लगा कि 40% के हिसाब से 60 प्रश्न तो मुझे करने ही करने चाहिए थे, लेकिन मैं 60 तक तो पहुंच ही नहीं रहा हूं, मैं केवल 40 प्रश्न तक पहुंच रहा हूं, लेकिन 50 प्रश्न मेरे ऐसे भी हैं जिसके अंदर 2 में से मुझे गैस करने हो सकता है। या जो विद्यार्थी 80 प्रश्नों तक पहुंच गया, उसके पास में भी जब आप लोग इस प्रकार से 90 प्रश्नों का एनालिसिस कर चुके होंगे और आपको लगेगा कि भी 80 प्रश्न तो मैंने अटेंड कर लिए और बहुत अच्छे से कर लिए हैं, और 10 प्रश्न मेरे ऐसे हैं जिसके अंदर किसी 2 ऑप्शन में मुझे कंफ्यूजन है,
देखिए ध्यान देना, अंडरलाइन के साथ में इन्वर्टेड कॉमा के साथ में बात कर रहा हूं, ऐसे प्रश्नों की बात नहीं कर रहा हूं जो बिल्कुल भी आपको जानकारी में नहीं है। ऐसे प्रश्नों की बात नहीं कर रहा हूं कि जहां पर आपको लग रहा है कि एक ऑप्शन नहीं है, तीन में से कोई हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं कि भाई जहां दो ऑप्शन आपको लगे 100% कि ये दो तो हो ही नहीं सकता है, और इन दो ऑप्शन के अंदर अगर है तो इन दो ऑप्शन के अंदर मैं समझता हूं कि आपको वहां थोड़ा सा चांस ले लेना चाहिए सर। कारण क्या है कि अगर ऐसे प्रश्न आप अटेंड करते हैं और अगर तीन प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं, है ना, तीन प्रश्न हमारे गलत हो गए, रॉन्ग हो गए, और एक प्रश्न अगर हमारा सही हो गया, तो चूंकि 1/3 हमारी नेगेटिव मार्किंग है, तो कुल मिलाकर के अभी भी बैलेंस की स्थिति है। और हमारी प्रायिकता ये कहती है कि अगर दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन अगर आपको सेलेक्ट करना है तो उसकी सफलता की प्रायिकता 50% है। तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई नो डाउट हम लोग जो है 50% यानी कि 33% नेगेटिव के बाद 17% गेन करने की स्थिति में हम लोग रहने वाले हैं। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर सत्य असत्य कथन वाले प्रश्न जिसमें दो ऑप्शन है, आप अगर 100 प्रश्न आप हल करते हैं, आप किसी भी विषय के अंदर बात करें, ठीक है ना, जो आपने नहीं पढ़ा है लेकिन दो में से एक का चयन अगर आपको करना है तो 100 प्रश्नों के अंदर से आप 17 प्रश्न यानी 17% तो लेकर के आने ही वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आप एक सीमित स्तर के ऊपर जहां पर दो प्रश्न बिल्कुल आपको लगता है कि भाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, दो प्रश्न का जो ऑप्शन है ना, जो नहीं कर सकता बिल्कुल उसको तो छोड़ना ही छोड़ना है, लेकिन दो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, शेष बचे हुए दो ऑप्शन के अंदर आप थोड़ी सी, है ना, प्रयास कर सकते हैं, वहां पर थोड़ा सा आप रिस्क उठा सकते हैं, लेकिन बगैर रिस्क भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी भरपूर तरीके से, तो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में आप लग जाएं। और मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, आप अपने प्रयासों से, परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा से और हमारी शुभकामनाओं से आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से परीक्षा के अंदर होने वाला है, और बहुत जल्दी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग मिलने वाले हैं, और जिस दिन मिलेंगे उस दिन आपस में बैठेंगे, चाय पिएंगे और गप्पे मारेंगे। ठीक है, तो एक बार वापस से मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।